संसाधन में हमने भूमि देख लिया है, अब संसाधन में हम जल को देखेंगे। देखा था हमने 5 को देखना है, जिसमें से अब जल पे आ गए हैं। ये सारे हेडिंग्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ये आपको रिवाइज करने में बड़े मदद करेंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है जल के स्रोत। तो धरती पर जो कुल जल है, टोटल जल जो धरती पर पाया जाता है, उसको मान लीजिए 100%, तो उसका 97.5% खारा या नमकीन जल है, मतलब कि लवण युक्त। इसमें से 96.5% तो महासागर में है। 97.5 हो गया टोटल खारा, उसमें से 96.5 महासागर में। ये जो 5 महासागर है ना, इन्हीं में। उसमें भी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में 50%। इसीलिए महासागर को हम लोग जलधि कहते हैं, जलधि। और जो 1% जो बचा वो है सागर, खारा झील या खारा भूमिगत जल के रूप में। वहीं अगर हम बात करें जो बचा 2.5%, उसको कहते हैं मीठा या पीने योग्य जल, या इसको अलवणीय जल भी कहते हैं। इसमें से क्या हम सब पीने योग्य है? देखिए ये तो हो गया 2.5% मीठा जल, तो क्या सब मीठा जल हम पी सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 69 to 69.6% जो है वो बर्फ के रूप में है, 30.1% जो है वो भूमिगत जल के रूप में है, और 1% से कम लगभग 0.3% जो है वो सतही मीठा जल है। सतही मीठा जल का क्या मतलब हुआ? जो आप झीलों में देख रहे हैं, दलदल या आर्द्र भूमि में देख रहे हैं, नदियों में देख रहे हैं, विश्व की सारी नदियां मिलाकर मात्र 2% ही मीठा जल बनाती हैं। 2% किसका? 2.5% का 2%। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि विश्व में मीठे जल का कितना % भूजल के रूप में संग्रहित है। ये पूछा था एग्जाम में STET TGT में, और आंसर क्या हो जाएगा? 30%। अब आप सोचिए कहां से प्रश्न आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं। इसी चीज को मैंने यहां भी दिखा रखा है। टोटल अगर वाटर है 100%, तो 97.5% हो गया खारा जल, 2.5% मीठा जल, और ये हिमनद में 68 to 69%, 30.1% भूजल के रूप में, और 0.3 से 0.5% सतही पानी के रूप में। अब हम आते हैं कि ये इस जल का वितरण कहाँ कहाँ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो गया विश्व का मैप। इसमें ये इस रेखा को कहते हैं हम विषुवतीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये सब हम जानते हैं, 6th क्लास में है ये। अब ये ऊपर में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ज्यादा स्थल है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध कहते हैं। और ये देखिए दक्षिण में कम है ना स्थल, पानी ज्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं जल गोलार्ध। अब जरा इस बात को देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पूरे भारत में एक वर्ष में जितना बारिश होती है वह है 4000 BCM। BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी अरब घन मीटर। ये यूनिट है पानी के नापने को। तो कुल बारिश कितना दिखा रहा है? 4000 BCM। इस 4000 BCM में से, जैसे ये मान लीजिए बादल हो गया, बारिश गिर रहा है, और ये पृथ्वी, भारत की पृथ्वी हो गई, मतलब भारत का भूमि हो गई, तो इसमें से 2131 इतना या तो भाप बन के उड़ जाएगा, और नहीं तो कुछ जमीन के अंदर अवशोषित हो जाएगा। तो बचा कितना? 1869। आप देखिएगा कि जो बारिश का पानी होता है कहीं ना कहीं जाके नदियों में ही गिरता है, तो 1869 BCM जो है वो नदियों में चला जाता है। उस 1869 BCM को हम कहते हैं प्राकृतिक अपवाह। अब इसमें से भारत जो है मात्र 690 BCM को बांध बनाकर रोक पाया, या इसका उपयोग किसी न किसी रूप में कर पाया। इसको हम कहते हैं सतही अपवाह। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बोला था कि कुछ जल तो भूमि के अंदर चला जाता है, तो कितना अंदर चला जाता है? 433 BCM। इसी को हम भूजल कहते हैं। ये जो आप चापाकल लगा के जो पानी निकालते हैं, ये भूजल ही है। तो 433 BCM जो है हर वर्ष जमीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर का निर्माण करता है। तो टोटल अगर पूछ लिया जाए कि भारत के पास कितना टोटल जल है पीने योग्य, तो वो है 1123 BCM जो बारिश से उपलब्ध हुआ है। एक और बात पे गौर कीजिएगा जरा, हमने बताया कि 1869 BCM तो नदियों में बह रहा है पानी, पर हम मात्र 690 BCM ही रोक पाए हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह हम पानी रोक नहीं सकते। पहाड़ों में रोक सकते हैं, संभव ही नहीं है वहां डैम बनाना। और 80% बारिश तो 4 महीने में हो जाती है मानसून में, तो ऐसी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि उस पानी को रोक ले, छोड़ना ही पड़ेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक ऐसी नदी बताइए जिस नदी की आनुपातिक क्षमता लगभग 97% है। ये क्या होती है अनुपातिक क्षमता जी? इसका मतलब है कि किसी नदी से उपलब्ध जल का वो हिस्सा जिसे तकनीकी और भौगोलिक दृष्टि से सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन आदि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। इसका मतलब यह हुआ कि ताप्ती नदी में जितना भी पानी है उसका हम लोग 97% अपने उपयोग में ला लिए हैं। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस नदी का अनुपातिक क्षमता सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला हमने देखा था कि भूमिगत जल कितना है? 30.1%। ये तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि कौन सा वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा भूजल है, तो वो है उत्तर प्रदेश। पूरे भारत का 19% भूजल जो है अकेले उत्तर प्रदेश में। अगला है जल संसाधन का उपयोग। तो देखिए हम लोग जल संसाधन का जो मैक्सिमम उपयोग करते हैं वो सिंचाई के लिए करते हैं। उसके बाद 6% घरेलू उपयोग के लिए, 5% उद्योग के लिए,
और ऊर्जा अन्य उपयोग के लिए 9 से 11%। एक और क्वेश्चन जो जनरली पूछता है कि प्राणियों में कितना परसेंट वाटर है, तो आप कहिएगा 65%, पौधों में 65 to 99% और मानव शरीर में लगभग 70%। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। 1 किलो चावल उगाने के लिए आपको पता है कितना जल की आवश्यकता पड़ती है? साफ साफ दिख रहा है, 1400 से 1500 लीटर। 1 किलो चावल का दाम कितना हुआ? मान लीजिए 100 रुपए, ज्यादा हुआ तो 200 रुपए। पानी कितना लग रहा है? 1400 से 1500 लीटर। इसका अगर कॉस्ट निकाल लिया जाए तो 1500 इंटू 20 30,000 हुआ। तो 1 किलो चावल के लिए हम लोग 30,000 रुपए का पानी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, घाटे में है। भारत गवर्नमेंट को या बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि वो राइस एक्सपोर्ट ना करे, विदेशों में न भेजे, उतना ही उगाए जितना हम उपयोग कर सकते। आगे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में भूमिगत जल संसाधनों का कितना प्रतिशत मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है? ये देखिए, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। सिंचाई के लिए हम कितना उपयोग कर रहे हैं? 78 to 80%। ये है टोटल जल का, चाहे वो सतही प्रवाह हो या भूमिगत जल हो। लेकिन अगर सिर्फ भूमिगत जल की बात की जाए तो वो डाटा है 90%। भूमिगत जल का 90% हम सिंचाई में उपयोग करते हैं, हम मतलब भारत के लोग। अगला है कि जल की मांग बढ़ रही है। क्यों मांग बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। 1947 में जहां हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी, 2021 तक होते होते हम 139 करोड़ हो गए हैं। ये भी 2021 तक है, अभी 25-26 चल रहा है। तो बताइए, इस हिसाब से तो 142-43 करोड़ हो ही गए होंगे। तो 3 गुना हमारी वृद्धि हो गई है जनसंख्या में। दूसरा है कि जनसंख्या के कारण पेयजल की आवश्यकता बढ़ी है, सिंचाई भी अब ज्यादा हो रही है, उद्योगों में जल की खपत भी अब ज्यादा हो रही है क्योंकि उद्योग बढ़ गए हैं, शहरीकरण और जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है जहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ गई है। इस कारण से 1951 में जहां हमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो जल की उपलब्धता थी 517 घन मीटर थी, वहीं 2025 में घटकर 1342 का अनुमान लगाया गया। ये 1342 का अनुमान क्यों है? क्योंकि ये जो बुक है 2008-10 के आसपास का है, तो उस हिसाब से 1342। मैंने नया आंकड़ा लिख रखा है, उसमें 1486 है 2021 में। तो ऑलमोस्ट है कि इसका मतलब है कि हम लोग 1300 से 1500 के आसपास है। डाटा से हमें क्या पता चलता है उसके लिए हम रेफर करेंगे फॉल्कनमार्क जी को। ये स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे। इनके हिसाब से यदि प्रतिदिन नहीं, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम है तो हम जल संकट में हैं। इन्हीं फॉल्कनमार्क का अनुसरण करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक टेबल निकाला है। इस टेबल के अनुसार किसी व्यक्ति के पास अगर 17,000 मीटर क्यूब प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध है, 17,000 मीटर क्यूब से ज्यादा, तो उसके पास पर्याप्त जल है। 1000 से 1700 के बीच में है तो जल तनाव में है, 500 से 1000 के बीच में है तो जल संकट में है। तो भारत कहाँ है? जल तनाव में। और 500 मीटर क्यूब से कम है तो पूर्ण जल संकट में है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि भाई जल संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भारत ने क्या किया? अभी तक बहुत पहले शुरू किया गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, और इस पर खूब काम हुआ है। नेहरू जी ने तो इसे आधुनिक भारत का मंदिर तक कह दिया है। इसके इतने फायदे हैं, इसके नाम में ही इस काम छिपा हुआ है। देखिए, बहु मतलब अनेक, उद्देश्य मतलब उद्देश्य को पूरा करने वाला ये नदी घाटी परियोजना है। इसमें क्या होता है जी? एक बांध बनाते हैं, बांध के कारण यहाँ पानी जमा हो जाता है। अब ये जो पानी जमा हुआ इसे आप सिंचाई कर लीजिए, ये बाढ़ को नियंत्रित करने में फायदा करता है। इसका उपयोग करके आप बिजली पैदा कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे पर्यटन करवा सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग हो सकती है। तो इसके कई फायदे हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। और इसीलिए नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा था। पर क्या सिर्फ फायदा ही है? जी नहीं, घाटा भी है। ये पर्यावरण को डिस्टर्ब करता है। कैसे? तलछट जमाव, जैविक विविधता का खराब करना और बहुत सारी प्रॉब्लम है। सामाजिक स्तर पर भी लोगों को विस्थापित करता है, लोगों का घर छीनना पड़ता है। मान लीजिए एक डैम बन रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आसपास के लोग तो विस्थापित होंगे। इस कारण हमें आंदोलन भी देखने को मिले हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे एक सरदार सरोवर डैम है। इस सरदार सरोवर बांध के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन हुए थे कि इसको नहीं बनने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर हम देखते हैं कि नदी परियोजनाओं में ये जो बांध बन रहे हैं वहाँ फायदे ज्यादा है, घाटे तो हैं पर थोड़े कम है। एग्जाम में कभी कभी आपसे ये पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो 1985 में। और इसके लीडर कौन थे? तो मेधा पाटेकर जी। उसके बाद दूसरा आंदोलन है टिहरी आंदोलन, ये 1980 के दशक में हुआ था। 1988 में ये खूब चर्चा में था। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। मैप में देखते हैं ये भागीरथी नदी कहाँ है, तो ये हो गई भागीरथी नदी। यहीं पर टिहरी डैम था, बन रहा था। इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इस नदी के कारण यहाँ जल जमा होगा तो भूकंप की आशंका थी। इस चैप्टर में अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं कि कौन नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ पे है। तो ऊपर पड़ेगा सतलज नदी। सतलज नदी पर कौन बांध बनाया गया है? भाखड़ा और ननगल। देखिए ये बांध बन गया, यहाँ पे जल जमा हुआ। तो जल जमाव जो हुआ उसका नाम है गोविंद सागर झील। ये भारत में मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा झील है। क्या नाम है? गोविंद सागर। और बांध का नाम क्या है? भाखड़ा ननगल। और किस नदी पे है? सतलज। ये हो गई गंगा नदी। सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक चंबल। थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए।
ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये देखिए, ये हमने बात किया था नर्मदा नदी, इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध। ये ताप्ती नदी, जहां हमने बोला था कि इसकी अनुपातिक क्षमता 97% वाटर को हम लोग उपयोग कर रखे हैं, तो यही है ताप्ती नदी। ये गोदावरी नदी, ये जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये हो गया महानदी। महानदी पर देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा में एक बांध है, इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद यहाँ ये नीचे ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। उसके पहले देखते हैं उसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ये देखिए सहायक नदी है तुंगभद्रा। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, इसको कहते हैं तुंगभद्रा बांध या नदी घाटी परियोजना भी। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे जो बांध है, ये जो कृष्णा नदी पर, उसको कहते हैं नागार्जुन सागर बांध। एग्जाम में पूछेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग या नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तो आपको मारना पड़ेगा कृष्णा नदी। नीचे है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे कौन सा बांध है जी? यह है कृष्ण सागर राज बांध। अब दो और प्लेस भी मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों कर्नाटक में है। इनको अब हम थोड़ी देर में देखेंगे, और एक यहाँ है, इनको भी देखेंगे। देखिए ये जो नीचे कर्नाटक में था उसका नाम है कुंचिक जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर है। लेकिन इस पर प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, ऐसे पहाड़ी पे गिरेगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर ये पूछा जाए कि डायरेक्ट नीचे गिरने वाला जलप्रपात, जिसको हम कहते हैं एकल प्रवाह वाला झरना, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? एकल प्रवाह वाला। तो आंसर हो जाएगा नोह कलिकाई। नोह कलिकाई, नोह कलिकाई। ये कहाँ पाया जाएगा आपको जी? मेघालय में। और इसी के आसपास में देखिए यहाँ पे ये जो नोह कलिकाई जहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या पाया जाएगा? चेरापूंजी। इसी के बगल में मानिसराम। पहले सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। अब कहाँ होती है? मानिसराम में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है कनाल यानी नहर। यहाँ से सतलज नदी से निकाला गया था, जहाँ पे ब्यास आके मिलती है, तो इस जगह से एक नहर निकाला गया। इसको कहते हैं राजस्थान का लाइफ लाइन। क्यों? क्योंकि भाई राजस्थान तो मरुआ स्थल है, तो इसी नहर के माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पटवन होता है। और एक और है देखिए यहाँ पे आसवन बांध। ये एग्जाम में पूछा था, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये नील नदी पर है, मिस्र में। अब हम आगे आ गए हैं अपने टॉपिक जल संकट। तो जल संकट के कारण जो है असमानता, वर्षा में असमानता। भारत में सब जगह एक जैसी बारिश होती है? नहीं होती है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। हमने अभी देखा था जनसंख्या ट्रिपल हो गया 1947 के रिस्पेक्ट में, 3 गुना बढ़ गया है। कृषि अतिशोषण, कृषि में बहुत ज्यादा पानी की खपत हो रही है। हमको कहीं ना कहीं एफिशिएंट बेहतरीन सिस्टम लाना पड़ेगा जहां कम पानी में भी हम खेती कर सके। औद्योगिक दबाव तो है ही है, सारे फैक्ट्रीज लगभग पानी का खूब इस्तेमाल करते हैं और गंदा पानी छोड़ दे रहे हैं नदियों में, तो वहां भी प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जो उपलब्ध है वो भी गंदा है, तो उसकी क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा। तो भारत में जो पानी खराब होता है उसके मुख्य 4-5 कारण है। पहला, उसके अंदर नाइट्रेट ज्यादा हो जाए। ये कहाँ होता है? जहां हम उर्वरकों का खूब उपयोग करते हैं। जनरली आपको राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सब में देखने को मिलेगा। दूसरा हो गया फ्लोराइड, दांत खराब खूब करता है, ये भी देखने को मिलेगा राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तीसरा है आर्सेनिक। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये समस्या बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मतलब हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है। उसके बाद हो गया यूरेनियम, ये भी खास जगह है, राजस्थान और पंजाब। और उच्च लवणता आपको मिलेगा शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण के कारण, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना। तो ऐसे आपको ये याद होना चाहिए कि नाइट्रेट वाला प्रॉब्लम कहाँ हुआ है। खासकर जनरली ये आर्सेनिक से पूछता है, और शायद लगता है आप यूरेनियम से पूछे, क्योंकि यहाँ पे यूनिक है राजस्थान और पंजाब, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो पता चल गया जी कि जल में प्रॉब्लम है, तो अब क्या? तो अब आगे उसका संरक्षण करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने कुछ नीतियां बनाई। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रीय जल नीति, पहला राष्ट्रीय जल नीति कब बना था? तो आंसर हो जाएगा 1987। ये सितंबर में हुआ था। फिर इसका संशोधन हुआ 2002 में। इसमें 3 सिद्धांत जोड़े गए थे। भारत सरकार ये इंश्योर करेगी कि जल उपलब्ध हो लोगों को। दूसरा कि जो जल सोर्स है, जैसे नदियां हो गए, झरने हो गए, इनको प्रदूषण से रोका जाए। और तीसरा, अगर मान लीजिए प्रदूषित जो हो चुका है, जो नदियां, जो झीलें प्रदूषित हो चुकी है, उसके शुद्धिकरण का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद भूमिगत जल पुनर्भरण, मतलब जो भूमि का जो जल है वो सही से अंदर जाए। अब देखिए आजकल बहुत ज्यादा जो शहरीकरण हुआ है, जो कंक्रीट बिछाया जा रहा है, उसके कारण जो पानी आराम से धरती में जा रही थी वो अब नहीं जा पा रही है। इस क्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जल मिशन शुरू किया था 2005 में। उसके बाद है जल संभर प्रबंधन। ये भी एक तरीका है, मतलब हम बांध बनाते हैं और पानी का उपयोग करते हैं। इससे भूजल भी ठीक होता है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। उसके बाद है तकनीकी नवाचार। क्या मतलब हुआ? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई 1980 के दशक में उपयोग किया गया था, लिफ्ट सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकलर, सीढ़ीनुमा खेती, हमने भी भूमि वाले में पढ़ा था सीढ़ीनुमा खेती, जिसको आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये तो हो गई जल संरक्षण की बात। पर जल संग्रहण क्या ये नया तरीका है? जी नहीं, पहले से भी होता रहा है। तो देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिम हिमालय में गुल या कुल यूज हुआ करता था, राजस्थान में टांका खादीन जोहड़, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जलवाहिका, तथा मेघालय में आप देखिएगा कि पारंपरिक छत जल संग्रहण ये हुआ करता था। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा
कि गुल या कुल कहाँ यूज होता था, तो पश्चिम हिमालय आपको मानना पड़ेगा। टांका खादीन जोहर तो राजस्थान की बात हो रही है। बाढ़ जलवाहिका तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पारंपरिक छत जल संग्रहण कहाँ देखने को मिलता है, तो मेघालय मानना पड़ेगा। आज भी देखिएगा उसी से इंस्पायर होकर कर्नाटका के गंटाथूर गांव में लगभग 200 घरों में जल संग्रहण हुआ है। अभी तो बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पर आपकी बुक में ये दिया हुआ है। तरुण भारत एक संस्था है जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि तरुण भारत संघ जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो ये भाई जल संरक्षण के लिए काम करती है। गुल क्या होता है, गुल या कुल, ये होती है छोटी नहरें जो खेतों में पानी को मोड़ देती है। ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। टांका खादीन और जोहड़ ये राजस्थान का था। टांका होता है भाई साहब क्या चीज, छतों पे पानी को जमा करना, उसको पाइप से भूमि में पहुंचाना, टांका। खादीन क्या होता है जी, खादीन जैसलमेर के कृषि पद्धति है। जैसलमेर भी राजस्थान में ही है, जहां मिट्टी बांधकर वर्षा के जल को रोका जाता है। जैसे मान लीजिए कम ढलान है जहाँ पे, तो हम लोग यहाँ मिट्टी लगा देते हैं ताकि ये जो पानी है रुक जाए। और उसके बाद हो गया जोहड़। जोहड़ मतलब हो गया हमारे यहाँ का छोटा तालाब। बाढ़ जलवाहिका हमने देखा था पश्चिम बंगाल में। और तरुण भारत संघ जो है वो संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। अब हम डिस्कस करेंगे बिहार के बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजनाओं को। 3 के बारे में डिस्कस करा है। कौन कौन सी, ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है बिहार का मैप। यहाँ पे गंगा जी है, ये गंगा जी में यहाँ सोन नदी, यहाँ पे गंडक और यहाँ पे कोसी। इन 3 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में ही बात किया गया है। तो देखिए सोन से इतना ज्यादा फायदा हुआ है, मतलब नदी घाटी परियोजनाओं का क्या मतलब हुआ कि हमने डैम बनाया, यहाँ से नहरें निकाले और यहाँ से बिजली का उत्पादन भी करते हैं। तो जैसे सोन नदी से जो दोनों तरफ नहर निकला हुआ है, इससे इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है ये, पर इतना ज्यादा चावल उत्पादन होता है कि इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इसके अलावा आप देखिए कि ये गंडक नदी है। गंडक नदी में यहाँ पे जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, वहां पे एक बांध बनाया गया जिसको कहते हैं वाल्मीकि नगर बांध, और यहाँ से बिजली भी उत्पादन होता है। यहाँ से नहरें भी निकली हुई हैं जो इस एरिया को सिंचाई करती है। उसके बाद हो गया कोसी नदी। कोसी नदी पर तो बांध बना हुआ बाढ़ को रोकने के लिए। बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसी के साथ मेन चैप्टर है वो खत्म होता है। एक और बात जरा ध्यान दीजिएगा, सोन नदी पर जो बांध बना था उसको कहते हैं इंद्रपुरी बैराज। इस पे 2026 में भी काम हो रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, 96.6%। हमने 96.5 बताया था, पर ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं, क्योंकि देखिए पास का डाटा दिया है तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। 96.5 नहीं देगा, 96.6 ही देगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, प्राणी शब्द है ना 65%, मानव रहता तो 70। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण हुआ है, हमने बताया था आर्सेनिक। और ये सारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको आप अब आराम से कर पाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ये सारे पिछले साल जितने 5-10 साल में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस थे, इनमें अब जो इंपॉर्टेंट है उसको कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये 9th क्लास का टॉप पॉइंट है। सांगपो नदी, इसका मतलब होता है पवित्र नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर सतलज नदी पर है, हमने बताया ही था। किसने बांधों को भारत का मंदिर कहा था, पंडित नेहरू जी। और ये सब हम देख रखे। ये देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। समुद्रीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल पर्यावरणियां कहाँ पाई जाती हैं, तो खंभात की खाड़ी में, ये गुजरात में है। सर्वाधिक वर्षा होती है आपके बुक के हिसाब से चेरापूंजी में, पर अभी मानिसराम में होती है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। एक और बात देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, मतलब जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र कहाँ लगाया गया था, तो ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में। उसका देखिए जोग प्रपात किस नदी पे, तो शरावती नदी पे है। भी हमने बात किया था यहाँ मैप में, जोग प्रपात ही भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल था, यानी जल प्रपात था, लेकिन अब नहीं है। ये किस नदी पर था, शरावती नदी पर। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णन किस प्रकार का ऊर्जा का संयंत्र है, तो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। और इसी तरह से आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो मिस्र में नील नदी पर। तो इसी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।